आज का क्लास है एस्टलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, है ना। तो एस्टलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, एस्टलाइजेशन के बारे में जानेंगे हम। तो एस्टलाइजेशन होता क्या है? तो एस्टलाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, लिख लेते हैं। एस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस, एस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस by which all form of life destroy, इंक्लूडिंग किस चीज को डिस्ट्रॉय करेगा, कौन से लाइफ को? तो जितने भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और यहां तक किसको भी, स्पोर को भी, है ना। तो एस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि लिविंग चीजों से हम फ्री करते हैं चीजों को, ठीक है। अब हम अगर हम एस्टलाइजेशन का मेथड क्या है वो देखेंगे कि एस्टलाइजेशन किस मेथड से होता है, कौन कौन से टेक्निक है एस्टलाइजेशन का। तो हेडिंग दे दीजिए मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन। अगर हम मेथड देखें, मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन, तो मेथड जो है दो तरीके से है। एक होता है फिजिकल मेथड और दूसरा है आपका केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन और दूसरा है केमिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन। अगर हम फिजिकल मेथड में ही बात करें तो फिजिकल मेथड में पहला हो जाएगा हीट के द्वारा, हीट एस्टलाइजेशन। दूसरा हो जाएगा फिल्टर और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, रेडिएशन। तो फर्स्ट हो गया हीट एस्टलाइजेशन, दूसरा हो गया फिल्ट्रेशन और थर्ड हो गया रेडिएशन। अब देखिए हीट में भी जो है अलग अलग है, जैसे हो गया रेड हीट हो गया, सॉरी हीट में हो जाएगा ड्राई हीट हो गया और ड्राई हीट, और सेकेंड हो जाएगा क्या, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो एयर फिल्टर हो जाएगा, एयर फिल्टर, और सेकेंड हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका यूवी रे हो गया, गामा रे हो गया, यूवी रे, गामा रे, एक्सरे हो गया, इंफ्रा रे हो गया, है ना। तो फिजिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन हीट हो गया, फिल्टर हो गया और रेडिएशन हो गया। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आना ही आना एग्जाम में, और आता ही है। चलिए नेक्स्ट है, तो पहला देखते हैं हम ड्राई हीट। फर्स्ट हेडिंग दे दीजिए ड्राई हीट एस्टलाइजेशन। तो ड्राई हीट के अंदर आपका जो है सबसे पहला आ जाएगा रेड हीट। फर्स्ट क्या आ जाएगा, रेड हीट। अब ये जो रेड हीट है, अब रेड हीट एस्टलाइजेशन होता क्या है कि किसी भी इक्विपमेंट को तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वो क्या हो जाए, रेड ना हो जाए। तो रेड होने के बाद ही क्या होता है, वो एस्टलाइज होता है, तभी उसके अंदर जो भी लिविंग थिंग्स है वो किल हो पाएगा। तो रेड हीट आप लोगों को पता ही होगा किस किस के लिए करते हैं। जैसे आपका हो गया यूज किसके लिए करेंगे, फोर्सेप्स हो गया, निडिल हो गया, फोर्सेप्स हो गया, निडिल हो गया, लूप्स हो गया, इसके लिए क्या करते हैं, रेड हीट करते हैं। सेकेंड हो जाएगा आपका फ्लेमिंग। अब ये फ्लेमिंग किसके लिए करते हैं, तो फ्लेमिंग में होता क्या है, तो फ्लेमिंग में भी चीजों को क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग जो करते हैं वो करते हैं ग्लास
स्लाइड के लिए, ग्लास स्लाइड या ग्लास इंस्ट्रूमेंट के लिए, ग्लास इंस्ट्रूमेंट सॉरी यार। तो फ्लेमिंग किसके लिए, फ्लेमिंग जो है ग्लास स्लाइड के लिए करते हैं या ग्लास से बने प्रोडक्ट के लिए करते हैं फ्लेमिंग। तो इसलिए उसको ओनली हिट करते हैं लेकिन रेड हिट नहीं करते। तो ये हो गया आपका ड्राई हिट। अब ड्राई हिट में एक और है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई हिट में, वो है आपका हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, ये जो हॉट एयर ओवन है इसमें होता क्या है, जैसे ये इक्विपमेंट है तो हॉट का मतलब गर्म, एयर का मतलब हवा, ओवन का मतलब चूल्हा। इसमें क्या होता है कि गर्म हवा जाएगा और इस गर्म हवा की वजह से क्या होगा, इक्विपमेंट जो भी है वो एस्टलाइज होगा। ठीक है, जैसे अब इसमें कितना टेम्परेचर देंगे और कितने घंटे के लिए देंगे, जो कोई भी इसमें रखा हुआ जो भी चीज रखते हैं वो एस्टलाइज हो जाए। तो उसके लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे 170 कर दे तो 1 आवर में स्लाइड कर देगा। अगर हम 180 कर दे तो ये कितने में कर देगा, 30 मिनट में कर देगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, हॉट एयर ओवन 2 घंटे के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हॉट एयर ओवन का यूज हम करते किसके लिए है, तो इसमें ग्लास प्रोडक्ट के लिए, ग्लासवेयर के लिए, जैसे आपका पैट्री डिश हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, पिपेट्स हो गया, फ्लास्क हो गया। ग्लासवेयर, पैट्री डिश, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, हॉट एयर ओवन के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको स्लाइस करते हैं। लेकिन याद रखना चलिए इतना ही काफी है। तो ये था ड्राई हीट। ड्राई हीट में हमने 3 चीजें दिखा, एक तो देखा रेड हीट देखा, दूसरा फ्लेमिंग दिखा और तीसरा हमने क्या देखा, हॉट एयर ओवन देखा। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड, मॉइस्ट हीट। सेकेंड टॉपिक जो है आपका फिजिकल मेथड में वो मॉइस्ट हीट आ जाएगा। मॉइस्ट हीट, अब ये मॉइस्ट हीट नाम से ही पता चल रहा है, मॉइस्ट हीट भाप, वेपर के द्वारा, आग से ज्यादा भाप खतरनाक होता है ना। तो मॉइस्ट हीट में जो एग्जाम्पल है वो है आपका ऑटोक्लेव। ये जो ऑटोक्लेव इक्विपमेंट होता है, ऑटोक्लेव, ये ऑटोक्लेव के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ये चाहिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। और प्रेशर जो इसमें रहता है वो कितना होगा, 15 psi। तो ये याद रखना है, ऑटोक्लेव इक्विपमेंट में टेम्परेचर 121 और कितने मिनट के लिए, तो 15 मिनट के लिए, और प्रेशर कितना, तो 15 psi। अब ये जो ऑटोक्लेव है किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट, डेंटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद आपको इसमें रबर मटेरियल भी यूज हो सकता है। रबर के मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं, हम स्लाइस कर सकते हैं। उसके बाद बायोकेमिकल वेस्ट भी क्या कर सकते हैं, इसमें स्लाइस कर सकते हैं। कल्चर मीडिया देख के घबराना मत, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कल्चर मीडिया के बारे में बता रखा था। कल्चर मीडिया में जैसे आपका ब्लड अगार है, न्यूट्रिएंट अगार है ना। तो मॉइस्ट हीट का जो एग्जांपल है वो है ऑटोक्लेव के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने मिनट के लिए, तो 15 मिनट के लिए। प्रेशर कितना, तो 15 psi। किस चीज के लिए यूज करते हैं, कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट, डेंटल
इंस्ट्रूमेंट रबर के मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, किसमें, ऑटोक्लेव में। चलिए, तो ये था आपका हीट मेथड। नेक्स्ट है रेडिएशन। नेक्स्ट आइए रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा एस्टलाइजेशन हम करेंगे। अब रेडिएशन देखिए, जैसे अगर हम धूप जो सन जो है उसके वजह से भी एस्टलाइज होता है ना, हमारा बॉडी एस्टलाइज होता रहता है, क्योंकि सन भी क्या है, जो धूप जो है, जो रे आती है, वो भी क्या है, एक मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन है। तो अब हम देखेंगे रेडिएशन मेथड। रेडिएशन तो रेडिएशन में सबसे पहले आ जाएगा आपका आयोनाइजिंग रे। फर्स्ट क्या आ जाएगा, आयोनाइजिंग रे में आता क्या है आपका, कॉस्मिक रे और गामा रे। याद रखिएगा, कॉस्मिक रे एंड गामा रे, कॉस्मिक रे और गामा रे। गामा रे में स्पेशली याद रखना है आपको कोबाल्ट 60। गामा रे में कौन सा, कोबाल्ट 60। ओके, ये जो आयोनाइजिंग रे है, इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा हाई होता है। पेनिट्रेशन पावर समझ ही रहे होंगे आप, हाई होता है। ये आयोनाइजिंग रे करता क्या है, तो जो डीएनए का, जो बैक्टीरियल स्पोर का जो डीएनए होता है, उस डीएनए को क्या करता है, डीनेच्योर कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो हम कह सकते हैं डीनेचर डीएनए स्पोर। डीनेचर डीएनए स्पोर, जो स्पोर जो होता है और जिसमें डीएनए होगा, उसको क्या करेगा, वो तोड़ देगा, किल कर देगा। इसको हम कोल्ड रेडिएशन के भी नाम से जानते हैं, कोल्ड रेडिएशन के भी नाम से जानते हैं। चलिए, इसका यूज जो है, इसका यूज कैथेटर हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक सिरिंज में, स्वाब हो गया, कल्चर प्लेट हो गया, यूरिन कैथेटर हो गया। इस चीज सबको क्या करते हैं, एस्टलाइज करते हैं। तो आयोनाइजिंग रे जैसे आपका कॉस्मिक रे हो गया और गामा रे हो गया। गामा रे में कोबाल्ट 60, याद रखना। तो आयोनाइजिंग रे का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। ये करता क्या है कि जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो उसकी जो डीएनए होता है, उसके डीएनए को ब्रेक कर देता है, स्पोर को ही खत्म कर देता है। इसके एग्जांपल्स किस चीज को स्लाइस करेंगे, तो प्लास्टिक के सिरिंज होते हैं, स्वाब कल्चर हो गया, कल्चर प्लेट हो गया, यूरिन कैथेटर हो गया। ये सारे के सारे चीज किससे, आयोनाइजिंग रे से, रेडिएशन से हम क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं। उसी प्रकार यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, देखो यूवी रे जो है, यूवी रे तो ये किस में आएगा, नॉन आयोनाइजिंग रे में। नॉन आयोनाइजिंग रे तो नॉन आयोनाइजिंग रे में जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, यूवी रे का बात कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रे का बात कर रहे हैं। तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो कम होता है, ठीक है। जैसे आपका ये ल्यूमिनार फ्लो है, जिसके अंदर क्या करते हो आप, बैक्टीरियल स्पोर, या आप क्या करते हो, कल्चर करते हो बैक्टीरिया को, ताकि वो स्टलाइज बना रहे, है ना। तो तो जैसे लैमिनार एयर फ्लो, इसमें क्या होता है, यूवी रे होता है। जैसे कल्चर रूम हो गया, कल्चर रूम, ओके। तो ये था आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। चलिए, अब तो ये कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, केमिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन। सेकेंड जो था केमिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन, हेडिंग दे दीजिए, केमिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन। तो केमिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन मतलब क्या, केमिकल के द्वारा। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं गैस। फर्स्ट क्या होगा, गैसियस एस्टलाइजेशन।
गैस में आपको याद रखना है इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड। ये इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का गैसियस एस्टलाइजेशन है। किस चीज को एस्टलाइज करेंगे? तो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट को, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, इंडोस्कोप, 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 उसके बाद लेदर, 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 प्लास्टिक सिरिंज, प्लास्टिक सिरिंज। तो इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? गैसियस एस्टलाइजेशन है। किस चीज को एस्टलाइज करेंगे? तो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट को, इंडोस्कोप को, लेदर को या प्लास्टिक सिरिंज को। बहुत सारे हैं, आपको बेसिक बेसिक चीजें याद रखना है ना। सेकंड आ जाएगा लिक्विड, लिक्विड ये तो गैस था, और सेकंड आ जाएगा लिक्विड, लिक्विड या क्या? लिक्विड केमिकल एस्टलाइजेशन, लिक्विड केमिकल एस्टलाइजेशन। तो लिक्विड केमिकल एस्टलाइजेशन में क्या आ जाएगा? ग्लूट्रलडिहाइड, ग्लूट्रल, ग्लूट्रल डिहाइड। ये जो ग्लूट्रलडिहाइड है कितना परसेंट? 2%। ग्लूट्रलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, ग्लूट्रलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, ये क्या है? लिक्विड केमिकल मेथड ऑफ एस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर। अब देखो कि जब आप ऑटोक्लेव करते हो, है ना, ऑटोक्लेव जब करते हो तो वो बिल्कुल सही एक्यूरेट एस्टलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पोर तक को किल करना है। तो उस चीज को चेक करने के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज किया जाता है एस्टलाइजेशन में। तो वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर करता क्या है? यूज टू चेक, यूज टू चेक, यूज टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ, इफेक्टिवनेस ऑफ क्या? व्हाट? इफेक्टिवनेस ऑफ क्या? एस्टलाइजेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ एस्टलाइजेशन। एस्टलाइजेशन के इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ऑटोक्लेव है ना, ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज होता है वो है जियोबैसिलस, जियोबैसिलस, जियोबैसिलस एस्टेरियोथर्मोफिलस, एस्टेरियोथर्मोफिलस, एस्टेरियोथर्मोफिलस। तो ऑटोक्लेव में क्या होगा? जियोबैसिलस एस्टेरियोथर्मोफिलस। हॉट एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन में जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज होगा वो होगा बैसिलस सबस्टिलिस, बैसिलस, बैसिलस सबस्टिलिस, SUBTILIS, बैसिलस सबस्टिलिस। तो ये क्या था? आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर था। देखो इसमें ना एक्चुअल में कलर का चेंजिंग होता है, कलर पे कलर होता है, ठीक है। जो टेस्ट है, जो कंट्रोल है, उसमें कलर आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर ये चीजें याद ना हो, अगर ये चीजें याद ना हो तो जियो लव्स ऑटो याद रखना, जियो लव ऑटो, जियो लव ऑटो मतलब कि ऑटोक्लेव में जियोबैसिलस और एस्टेरियोथर्मोफिलस, जियो लव ऑटो। और चलिए इतना याद रखिएगा, है ना। अब देखिए दूसरा था डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन जो होता है वो एस्टलाइजेशन से वीक होता है, क्योंकि एस्टलाइजेशन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी साथ साथ में स्पोर तक किल कर देता है। लेकिन एस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये चीजें
स्पोर तक किल नहीं होता है ना। तो डिसइंफेक्शन तो डिसइंफेक्शन में याद रखिएगा, जिसकी वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो कॉजिंग एजेंट है। क्लियर। बहुत सारे इसके टाइप हैं, जैसे आपका है एंटीसेप्टिक। ये जो एंटीसेप्टिक है जिसको अप्लाई किया जाता है लिविंग टिश्यू पे या स्किन पे, ताकि क्या हो सके, इन्फेक्शन ना हो सके, इन्फेक्शन से बचा जाए। बहुत सारा ऑइंटमेंट आता है ना। तो आपका हो गया एंटीसेप्टिक हो गया। उसके बाद है आपका डीकंटामिनेशन। डिसइंफेक्शन का दूसरा क्या होगा, डीकंटामिनेशन। तो ये डीकंटामिनेशन होता क्या है, एक प्रोसेस होता है जहां से ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है। ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, या तो क्या किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जैसे आप हॉस्पिटलों में देखते हैं, जैसे आप स्प्रिट लगाते हो, है ना, जैसे स्प्रिट हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना। तो ये क्या है, डीकंटामिनेशन। उसके बाद है आपका फ्यूमिगेशन। ये फ्यूमिगेशन क्या है, एक प्रकार का डिसइंफेक्शन है। तो फ्यूमिगेशन क्या करते हैं, बड़े एरिया के लिए करते हैं। जो बड़ा एरिया है, आप देखते होंगे कभी रास्ते में कि धुआं फेंकते जा रहा है, वहां पे क्या होगा, स्मोक से, धुएं से क्या होगा, एस्टराइज किया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन। तो ये टॉपिक था आपका एस्टराइजेशन। तो आज के लिए बस इतना ही।